मैं आयुष शर्मा। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो कॉन्सेप्ट समझेंगे न्यूमेरिकल से और कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर डेंसिटी दी हुई है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब किसी भी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर, मेटल कंडक्टर, उसके अंदर जो कंडक्शन हो पा रहा है, यानी इसमें जो करंट फ्लो कर पा रहा है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से कर पा रहे हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो करंट नहीं आएगा उस कंडक्टर में। तो वो जो नंबर डेंसिटी दी हुई है, वो एक पर्टिकुलर नंबर डेंसिटी होती है किसी भी कंडक्टर, किसी भी मटेरियल में, जैसे कॉपर में, इस केस में कॉपर कंडक्टर में दी हुई है। तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। नंबर पर मीटर क्यूब है ये, यानी 1 मीटर क्यूब में इतना नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अभी इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, पूछ क्या रहा हूं यहाँ पे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे, इस कंडक्टर के एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हायर टर्मिनल, ये लोअर टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस तरह ड्रिफ्ट करेगा। तो कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर है, उसको ड्रिफ्ट करके यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को। और इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो 3 मीटर दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब ये जो एरिया दिख रहा है इतना, ये हर जगह इतना ही वायर का यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, और आपको पूछते हैं यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर मुझे टाइम निकालना हो तो टाइम कैसे निकालेंगे, मुझे पता है डिस्टेंस कितना कवर करना है और एट एन एवरेज वो कितनी स्पीड से चलता हो, तो उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है कि एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करता हो किसी कंडक्टर में जिसके बाहर मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट किया हो, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेवलप्ड हो। तो वो VD से इसको डिनोट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो बस ये वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है यहाँ पे। अब ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, VD निकालना पड़ेगा, और करंट दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें दी हुई, बस आपको VD डायरेक्टली निकालना है यहाँ से। तो आई होता है NEAVD, तो यहाँ से मुझे निकालना है VD। NEA, और ये मुझे यहाँ पुट करना है, तो 3/I/NEA। N पता है, E पता होना चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो इसको E यहाँ पुट करूंगा, N पता है, A पता है, और I दिया हुआ है 3। इसे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.72 into 10 to the power 4 सेकेंड। तो कुछ ईयर्स में आंसर आएगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड अराउंड इतनी ही होती है मिलीमीटर पर सेकेंड में, नॉर्मल करंट के लिए, फ्यू एम्पेयर्स के। हाउ देन इज करंट एस्टैब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट करंट इज सर्किट इज क्लोज्ड। कहने का मतलब ये है, जैसे ही मैंने की क्लोज की, मतलब स्विच ऑन किया, और स्विच ऑन करते ही करंट इसमें आने लग जाते हैं। वो कैसे पॉसिबल है जबकि ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो बहुत कम है, मिलीमीटर पर सेकेंड पे। तो होता क्या, अच्छा उसमें टाइम देख लिया होगा, अगर इतनी नॉर्मल ड्रिफ्ट स्पीड पे यहां से यहां तक जाए तो इतना कुछ साल लगने वाले हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऑन करते ही करंट आ जाता है। तो ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट करके यहाँ पहुंचेगा, या यहाँ से ड्रिफ्ट करके यहाँ पर पहुंचेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी ड्रिफ्ट करेंगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके आगे आएगा, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन, लोकल इलेक्ट्रॉन एक एक जगह पे ड्रिफ्ट करके एक एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता जाएगा। यानी
इनकी वजह से एक करंट डेवलप हो जाएगा उसी इंस्टेंट पे, क्योंकि जो करंट बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन्स इस एंड पे होंगे वो भी ड्रिफ्ट करके आएंगे और यहाँ वाले भी। तो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स सब एक साथ ड्रिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से करंट आता है। इस वजह से करंट नहीं आता कि एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट करता हुआ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में इसको। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, but force should cause acceleration, why then do the electrons acquire a steady average drift speed? क्वेश्चन क्या है कि जैसा मैंने बताया, आपने बाहर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो जब बाहर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये कंडक्टर है, बाहर से ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो बैटरी होती है इसे कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे आपने बाहर से ये सोर्स ऑफ एनर्जी लगाया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस तरफ अपोजिट। अब जब हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना चाहिए। लेकिन हम एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू देते हैं पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे कि वीडी, हम उसको बता देते हैं कि वीडी का वैल्यू है। जैसे यहाँ पे भी हमने वीडी निकाला तो वीडी का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल दिया। अब जब यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक वीडी की वैल्यू हम कैसे दे सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री नहीं है ऐसे मूव करने के लिए। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ये जो फिगर है सिंप्लीफाइड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आयन से यहाँ पे पॉजिटिव आयन, तो ये पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते रहते हैं। तो होता क्या है, जैसे आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट करेगा जीरो स्पीड, सपोज जीरो स्पीड पे, तो वहां से एक्सेलरेट करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा अपनी, फिर कोलाइड करेगा, फिर जीरो हो जाएगी स्पीड, फिर इंक्रीज करेगा, फिर कोलाइड करेगा। तो ये बहुत तेजी से होता रहता है। एट एन एवरेज वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर कर लेता है। ठीक है, इस वजह से हम एक एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड उसको वहां पे लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ देर के लिए होगा, फिर जीरो स्पीड, फिर कुछ देर के लिए, तो लिख सकते हैं इसको भी। इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इज सो स्मॉल and the electron's charge is also small, how can we still obtain large amounts of current in the conductor? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ड्रिफ्ट स्पीड भी छोटी है, ये बताया यहाँ पे, और चार्ज तो ही छोटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये लिखा है मैंने, 10 to the power -19 की रेंज में। अब चार्ज भी इतना कम है और ड्रिफ्ट भी इतनी कम है, फिर भी जो है करंट अच्छा खासा आपको मिल सकता है। आप बहुत बड़ी बैटरी यूज करें, बहुत ज्यादा करंट आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, या तो चार्ज ज्यादा होता है या ड्रिफ्ट ज्यादा होती, दोनों ही नहीं है, फिर भी मिलता है, बिल्कुल मिल सकता है। मैंने बताया ना, लोकल इलेक्ट्रॉन्स, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, तो हर जगह ड्रिफ्ट करने पे एक क्रॉस सेक्शन चूज कर लो कहीं पे भी। जैसे एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन हम चूज कर ले कंडक्टर पे, आपको अगर करंट देखना, सपोज इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट देखना है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने वाला है, ठीक है, चार्ज उसमें भी कम है, ड्रिफ्ट भी, स्पीड भी कम है, लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। नंबर डेंसिटी जो होती है बहुत ज्यादा है, हाई नंबर डेंसिटी होती है। नंबर डेंसिटी ये है कुछ अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻28, यानी 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं। नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो छोटी सी जगह पे ही आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे एक बारी में। इस क्रॉस सेक्शन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब क्रॉस करेंगे इस रेंज में, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो करंट जो है वो बहुत अच्छा खासा चार्ज क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा करंट भी जो है मिल सकता है, क्योंकि नंबर डेंसिटी ज्यादा है। सिंपली अगर एक वर्ड में लिखूं तो नंबर डेंसिटी, बिकॉज नंबर डेंसिटी इज हाई। ठीक है, तो लिख सकते हैं डिटेल में जैसा बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ मेटल from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? अब क्या ना, डायग्राम तो हम ऐसा ही बनाते हैं जैसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा बताता हूँ। क्वेश्चन ये है, वो सिंप्लीफाइड डायग्राम है जो बनाऊंगा। बोला एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर से लगाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ए एंड से बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो कहते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा सेम डायरेक्शन में, जैसा हम दिखाते हैं बुक्स में। ये समझ रहे हो बात, अंदर दिखा रहा हूँ, थोड़ा बाहर हो गया। इलेक्ट्रॉन सारे ऐसे जाएंगे क्या, जैसा बना रहा हूँ। बुक्स में तो ऐसे दिखाते हैं, डेरिवेशन भी ऐसी कराएंगे बिल्कुल। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जाते हैं सेम डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं है।
उसको सिंप्लीफाई करते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि हम जो रैंडम वेलोसिटी थर्मल स्पीड मतलब टेम्परेचर की वजह से जो स्पीड आ रही है रैंडम, उसको कंसिडरेशन में नहीं ले रहे। अगर उसको कंसिडरेशन में लें तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो ड्रिफ्ट एक्वायर किया, ये ड्रिफ्ट ये जो इस तरफ चलने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ उसकी वजह से इधर मूव करेगा, लेकिन इसकी टेम्परेचर की वजह से भी इसके पास रैंडम वेलोसिटी है, तो दोनों वेलोसिटी सुपर इम्पोज होंगी, तो जो रिजल्टेंट आएगा वैसा मूव करता है। मतलब क्या है मेरा कि अगर ये नहीं होता तो एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऐसे मूव कर रहा होता कहीं पे भी, या रैंडमली ऐसे। अब जब इसकी रैंडमनेस है वो टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इसको पुश किया इस तरीके से, तो इधर पुश किया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ पुश इधर ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पुश कर रहा है, लेकिन रैंडम वेलोसिटी भी एक इंस्टेंट पे कहीं ना कहीं होगी और वो चेंज हो रही होगी। अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अभी मैं रुक जाऊं और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर पुश कर रहा है और साथ में थर्मल वेलोसिटी जो है टेम्परेचर की वजह से वो इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रही है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की तरफ जो है हमें इसकी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलने वाली इस इंस्टेंट पे। ऐसी अगले इंस्टेंट पे सपोज रैंडम वेलोसिटी ऐसी होगी तो ये ऐसे चला जाएगा, चलेगा वो रैंडमली, बट पहले वो एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा था, नेट चार्ज जो है एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस नहीं करता था, इस वजह से करंट नहीं होता था विदाउट बैटरी। बैटरी लगाकर एक क्रॉस सेक्शन को कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जरूर क्रॉस करेगा, ठीक है, ये हाईली सिंप्लीफाइड डायग्राम होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो उसके आंसर्स हैं। Are the paths of, second question था उसका फिफ्थ पार्ट है, are the paths of electrons straight lines between successive collisions in the absence of electric field, presence of electric field। तो दो केस दिए हैं और पूछा है कि अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाया जाए, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बाहर से इसमें बैटरी नहीं लगाई है, तो ये ए पार्ट है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस। तो इस केस में पूछ रहे हैं अगर जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन के बीच में किस तरीके का होगा, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, पूछा स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोलाइड करता हुआ जीरो और इसके बाद मूव करता है नेक्स्ट में, तो सिर्फ थर्मल वेलोसिटी की वजह से ये मूव करेगा, मतलब हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये मूव करेगा सिर्फ, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे आयन है, यहाँ पे भी आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, इनसे टकरा रहा है, तो रैंडमली मूव कर रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, क्योंकि कोई इसको फोर्स लगाने वाला नहीं है, एक्सटर्नल एजेंसी जो इसको इस तरफ मूव करना चाहता है या इस तरफ मूव करना चाहता है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ए पार्ट का आंसर है स्ट्रेट लाइन पाथ। और अगर बात करें बी पार्ट की, जब मैं इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें, मतलब एक बैटरी लगा दें, तो यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन था, ये भी पॉजिटिव आयन था, ये ऐसे जा रहा था, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये ऐसे जाता, ये वेलोसिटी थी वी थर्मल, लिख देता हूँ वी टी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किस तरफ मूव करना चाहेगा, वीई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, ये पॉजिटिव आयन मूव नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस वजह से इसके अपोजिट दिखा रहा हूँ। तो थर्मल वेलोसिटी से ऐसे जाना चाहता था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी से ऐसे, तो इसकी वजह से ये कुछ कर्व पाथ फॉलो करेगा, और इस वजह से कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व पाथ होगा, क्योंकि इस तरीके से हर पॉइंट पे थर्मल वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो वेलोसिटी है वो सुपर इम्पोज करेगी, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ नहीं जाएगा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो स्ट्रेट पाथ नहीं होगा, कर्व्ड होगा। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, आज इसमें एक चेंज है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस कंडक्टर का वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर इस एंड पे देखें तो बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, बड़ा रेडियस है, अगर ये रेडियस r1 है तो ये बड़ा है, अगर ये r2 है तो ये छोटा है, तो ये जो a1 है वो क्लियरली बड़ा है a2 से, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है। करंट i1 और i2 के बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं, तो जितने करंट यहां से जा रहा है उतने करंट वहां से जा रहे हैं, सेम करंट जाएगा इसमें, करंट चेंज नहीं होगा, करंट सेम रहेगा। तो ए पार्ट में करंट जो है वो सेम होगा, i1 इक्वल्स i2,
बी पार्ट में बात करते हैं J1 J2 करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी होता है क्या वैसे, स्केलर में लिख रहा हूं I by A, करंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो J1 होगा I1 by A1 और J2 होगा I2 by A2। ओके, I1 I2 तो बराबर है, लेकिन A1 बड़ा है और A2 छोटा है। तो A1 बड़ा है तो J1 छोटा हो जाएगा J2 से, इनवर्स है। तो A1 बड़ा है तो J1 छोटा हो जाएगा J2 से। तो यहाँ करंट डेंसिटी कम होगी और यहाँ करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, वो पता भी लग रहा है। अगर सेम करंट बड़े एरिया से जाए तो डेंसिटी कम होगी और सेम करंट छोटे एरिया से जाए तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये निकाला सी पार्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछते हैं। अब ऑलरेडी हमें जे के बारे में पता है तो हम यूज कर सकते हैं। आई होता है NEAVD, तो यहाँ से जे होगा I by A यानी NEVD। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जे की फॉर्म में लिखें तो VD होगा J by NE। ओके, तो N और E तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और N नंबर डेंसिटी, तो इसके लिए तो फिक्स होगी, एक पर्टिकुलर कंडक्टर है। तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है J के करंट डेंसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड के। अब ये J1 छोटा है J2 बड़ा है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट फेज पे छोटी होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेकंड फेज पे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट। एनसीईआरटी एग्जांपल है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये कॉपर वायर है जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, आपको करंट दिया हुआ है, हर एक एटम एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये बात ध्यान से सुनेंगे जरा। डेंसिटी दी हुई है और एटॉमिक मास, और बोला ड्रिफ्ट स्पीड निकालो। ठीक है, तो पहला पार्ट है ड्रिफ्ट स्पीड निकालने का, बाकी कंपैरिजन है थर्मल स्पीड से और स्पीड ऑफ प्रोपगेशन से। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट में कहते हैं फाइंड द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। तो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड होगी, अगर हमें करंट का फॉर्मूला पता है, हम कर रहे हैं इसको। फर्स्ट पार्ट बताया था अभी मैंने, NEAVD। मुझे VD निकालना है तो VD के टर्म्स में लिख देता हूँ। VD के टर्म्स में आ जाएगा I by NEA। वैल्यूज पुट करनी है अभी। I तो पता है डायरेक्टली, करंट का वैल्यू दिया हुआ 1.5। NEA E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है ये 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर डेंसिटी। तो यहाँ पे देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन, कितने N कितना होगा, यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब हर एक एटम आपको प्रोवाइड कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, यानी मैं एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकाल दूंगा इतने मास में। जितना मास दिया हुआ है पर यूनिट पर मीटर क्यूब, मतलब एक यूनिट 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसमें जो मास दिया हुआ वो दिया हुआ 9 × 10³ kg मास दिया हुआ है, गिवन है। तो 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में ये मास दिया हुआ है। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालूं कॉपर के, तो वही नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे कॉपर के उतने ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वही मेरा N आ जाएगा। तो वही हम करके देखते हैं। हमें N निकालना है। ये मास दिया हुआ है, मोलर मास मुझे पता ही है और मैं निकाल सकता हूँ N सिंपली। तो अगर मास है, गिवन मास लिख लूं मैं ऊपर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास होता है 63.5 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम पर मोल में आता है, इसको ग्राम में कर लो ऊपर। ठीक है, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल आ गए कितने में, 1 मीटर क्यूब में। भाई नंबर ऑफ मोल थोड़ी चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो ये मेरे पास एक्चुअली N जो है वो क्या है फॉर्मूले से,
नंबर ऑफ एटम्स आए कॉपर एटम्स पर मीटर क्यूब मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन वही तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बराबर भी है, ठीक है। तो ये पर मोल होता है, ये पर मोल के आंसर। एन आ गया मेरे पास, ऊपर जाएगा एन, तो एन यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, वैल्यू जो है पूरी यहाँ पे लिखनी है यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप खुद यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड आपका वैल्यू आ जाएगा। नहीं कंसेप्चुअली समझे क्या समझाया, कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड है जो कि बहुत छोटी आ रही है, मिलीमीटर पर सेकंड की रेंज में। नेक्स्ट पूछते हैं आपसे थर्मल स्पीड क्या होगी। तो ड्रिफ्ट स्पीड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे, थर्मल स्पीड जो टेम्परेचर की वजह से होती है, जो बता चुका मैं ऑलरेडी, उसको कैलकुलेट करना है इस केस में। तो कॉपर के केस में कैलकुलेट करना। अब थर्मल फिजिक्स से हमें पता है कि अगर एक एटम को मैं लूं हाफ, उसका मास में m ले लूं, तो हाफ mv² जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो 3/2 kBT, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उसके बराबर होगा। तो अगर यहां से मैं V निकालना चाहूं तो V आएगा 3 kBT बाय m। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज इसकी पुट करूं, T को अप्रोक्सीमेटली मैं 300 ले लूं केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में वो बोल रहा हूँ, सेल्सियस में नहीं लेते, केल्विन में लेंगे। केबी का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, -23 जूल पर केल्विन, ठीक है। और एम मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है यू से मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 -27, तो इसको पुट करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है करके देखेंगे 200 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा, जो कि इससे काफी बड़ा है, ठीक है। तो इससे काफी बड़ा है इसका जो कैलकुलेशन आया यहाँ पे। सेकंड पार्ट में पूछते हैं, बी का फर्स्ट पार्ट है, बी का सेकंड पार्ट कहते हैं अगर आप इसकी स्पीड को कंपेयर करें, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर व्हिच कॉजेस द ड्रिफ्ट मोशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपोगेट करती है वो लाइट की स्पीड से करेगी, तो ये जो स्पीड होगी वो ये होगी। तो ये ट्रेमेंडियस है, बहुत ही ज्यादा है, अगर कंपेयर किया जाए इससे या इससे भी बहुत ज्यादा। तो जो थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स की, वो ड्रिफ्ट से बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपगेशन स्पीड है वो दोनों से ही बहुत ज्यादा। of the electrons in a conductor of length carrying a current, टोटल लीनियर मोमेंटम पूछते हैं आपसे इलेक्ट्रॉन्स का, लेंथ दिया हुआ कंडक्टर का और करंट दिया हुआ है। ये कंडक्टर है इस तरीके का, सपोज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मैंने माना है, जो भी हो, इसमें सब बताया नहीं कैसा क्रॉस सेक्शन लेना है। इसमें करंट आ रहा है, तो करंट जो है वो, उसका वैल्यू दिया हुआ है 70 एम्पियर, वैसे खुद की जो लेंथ है वो है 1000 मीटर। तो पूछते हैं लीनियर मोमेंटम बताएं टोटल। तो इसमें नंबर डेंसिटी सपोज n है, नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n मान लेते हैं उसको, और हमें क्या बताना है, लीनियर मोमेंटम, और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास मान लेते हैं m, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल मोमेंटम निकालना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मोमेंटम आएगा वो आएगा m टाइम्स v, और यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी mvd। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलेंगे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए बेस एरिया और ये लेंथ, तो बेस एरिया इनटू लेंथ, तो ये टोटल लीनियर मोमेंटम है। लेकिन अभी इसको हम वैल्यूज यहां से पुट नहीं कर सकते, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए वीडी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा करंट की फॉर्म में। तो हमें एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला पता है, इक्वेशन पता है आई एन ई वी डी, यहां से वी डी आ सकता है आई बाय एन ई। अब अगर वी डी को यहां पुट कर दूं मैं फर्स्ट में, तो लीनियर मोमेंटम आ जाएगा एन ए एल एम आई बाय एन ई एन ए, तो आ गया ऊपर एम आई एल बाय ई। अब ये सारी चीजें में नोन होती है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, आई करंट और लेंथ, तो सब कुछ पता होता है हमें।
9.1 10 टू द पावर -31 kg इलेक्ट्रॉन का मास। करंट हमें दिया हुआ है 70 और लेंथ हमें दी हुई है 1000। डिवाइड करेंगे ई से तो 1.6 10 टू द पावर -19। तो सॉल्व करेंगे इसको, आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये। एक अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं। फॉर्मूला 2-3 कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये बेसिकली। तो एक वायर दी हुई जिसका लेंथ है 0.1 मीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और 5 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक वायर। इसमें करंट कितना आ रहा है ये पूछते हैं आपसे। तो करंट का एक्सप्रेशन मैंने अभी बताया था आपको, करंट होता है I NEAVD। तो हो जाएगा डायरेक्ट अगर आप पुट करें, बट दिक्कत क्या है, आपको VD नहीं पता है यहाँ से अभी, तो आप VD निकाल सकते हैं। ओके, बिना VD के ये सोल्व नहीं होगा। ए पता है, एरिया दिया हुआ है, तो लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एन नहीं पता अभी, एन पता है, तो ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है और ये नोन है। VD नोन नहीं है, लेकिन इस केस में मोबिलिटी दी हुई है, ये होती है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इसको कहते हैं मोबिलिटी। तो यहां से अगर मैं VD निकालूं तो VD आ जाएगा म्यू ई, उसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, NEA म्यू ई। तो n पता है, E पता है, A पता है, म्यू पता है, E नहीं पता। तो E पता कर लें तो क्वेश्चन हो जाएगा, कर सकते हैं पता। लेंथ भी पता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, ये आराम से पता कर लेंगे। ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V और इसका लेंथ है L। तो E का वैल्यू V/L मैग्नीट्यूड, तो यहां से E को V/L पुट कर सकते हैं। आप सारी चीजें उन्होंने आप डायरेक्ट पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो पुट कर सकते हैं हम यहाँ से, ऐसा ही मैं पुट करूंगा, A mm स्क्वायर 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, म्यू 8 10 टू द पावर 28, V 5 डिवाइडेड बाय L, कितना है 0.1। तो नीचे 0.1 यानी ऊपर 10। तो इस तरीके से अगर इसको हम सॉल्व कर लें, आंसर अप्रोक्सीमेटली हमारा 3.2 एम्पेयर, ये आंसर आ जाएगा।